everyone, welcome to your own English class. In our last class, we have seen how to write letter to editor pertaining to some issue and also give some suggestions. This is another type of formal letter which is very frequently asked in your board exams. इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन लिखना सीखना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि अब आप इसके बाद कभी भी जॉब के लिए कहीं भी जाते हैं तो यू कैन इमीडिएटली, अगर आप लोगों को पता है जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है तो इमीडिएटली पुट डाउन ऑन अ पेपर एंड प्रोड्यूस इट, वहाँ पे आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा। अब जब हमने लेटर टू एडिटर पढ़ा था तब हमने देखा था कि कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं, जैसे उसमें हमने आपको बताया था कि जो फॉर्मेट होता है, जैसे आपको अपना एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, सब्जेक्ट लाइन, दीज ऑल आर फिक्स्ड। लास्ट में इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है योर्स ट्रूली वो आपको लिखना है, ये सब फिक्स होता है। और उसमें और बताया था आपको कि फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ सेम रहता है, सिर्फ आपको जो बॉडी ऑफ द लेटर है, सेकेंड पैरा, जो मैटर है, जो इश्यू है या जो इसके सजेशंस आप लिख रहे हो वो आपको अपने मन से लिखने पड़ते हैं। तो वहाँ पे आपको कुछ 10-15 लेटर्स थोड़े उस सेकेंड पैराग्राफ के लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़े, अदरवाइज सेम आपको जो है वो एज इट इज उसमें रिप्रोड्यूस करना है। जॉब एप्लीकेशन में इसमें एक और अच्छी बात है कि आप सिर्फ एक जॉब एप्लीकेशन लर्न कर लो, उसका फॉर्मेट लर्न कर लो, वो सेम आपको एज इट इज कोई भी जॉब एप्लीकेशन आ जाए आपको वो की वो लिखनी है। सो यू डोंट नीड टू वर्क एक्स्ट्रा ऑन दिस। एक जॉब एप्लीकेशन आ गई मतलब आप वही जॉब एप्लीकेशन किसी भी टाइप के जॉब एप्लीकेशन के क्वेश्चन में इसका आंसर में लिख सकते हो। कुछ वेरिएशंस होते हैं, जैसे डेजिग्नेशन का नाम चेंज हो सकता है, कंपनी का नाम चेंज हो सकता है जिसको आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थोड़े चेंज होते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बता देंगे कि एजुकेशन हर डेजिग्नेशन के हर पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द फॉर्मेट ऑफ द जॉब एप्लीकेशन। ये है इसका फॉर्मेट। अब फॉर्मेट क्या कहेंगे, ये तो पूरा लेटर ही है, मैं जैसे मैंने कहा कि ये का ही आपको एग्जाम में लिखना है। जहाँ जहाँ थोड़े ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। Once you learn this, you will not be having any issue with the job application. बाकी लेटर्स में नहीं, जैसे आपको सारे लेटर्स पढ़ने पड़ते हैं, जॉब एप्लीकेशन में आप एक से दिए पढ़ के जाओ, एक लर्न करके जाओ एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन जॉब एप्लीकेशन। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे जो ब्लैंक्स छोड़ी हुई है वहाँ पे आपको क्या फिल करना है, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दिस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे जाना है, तो जैसे ये है तो यहाँ पे आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जैसे स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे द के बाद में डेजिग्नेशन प्रिंसिपल की लिखनी पड़ेगी। अगर आप किसी कंपनी में या फर्म में अप्लाई कर रहे हो तो आपको मैसर्स करके मैनेजर लिखना पड़ेगा, मैनेजर को अप्लाई करोगे आप, सेल्स मैनेजर होता है या एचआरडी मैनेजर या सिंपली मैनेजर, जनरल मैनेजर हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे इसका नाम जो डेजिग्नेशन है वो लिखनी पड़ेगी, कंपनी का नाम चेंज होगा और सिटी चेंज होगी। सिटी मोस्टली आपकी जो सिटी है उससे सेम सिटी भी आप लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो, जैसे हम किसी और सिटी में जाते हैं रीलोकेट हो जाते हैं। देन उसके बाद एक लाइन, ये जो लाइन्स छोड़ी हुई यहाँ पे मैंने लिखी हुई वहाँ पे आपको ब्लैंक लाइन छोड़नी है। देन सर, देन लीव अ लाइन, फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इट, यहाँ पे आप फिर वो डेजिग्नेशन लिखोगे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और उसके बाद दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, यहाँ पे आएगा न्यूज़पेपर का नाम जो आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और आगे द लगा, ठीक है। ये न्यूज़पेपर का नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको वही न्यूज़पेपर का नाम यूज करना है जिसमें ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है। डेटेड, फिर डेट लिखना है, तो आपकी जो डेट है, जो डेट यहाँ पे पुट अप कर रहे हो उसे एक दिन पहले का डेट होगा जिस डेट को आप अप्लाई करोगे, ठीक है। क्योंकि जनरली ये होता है जब आज हमने न्यूज़पेपर पढ़ा तो हमने एक दिन में वहाँ उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। ये नहीं कि आप एक महीने पहले के ऐड है और अब आज अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे वो जो जॉब है वो फिल भी हो जाती है उस टाइम तक, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, ये दिस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब आपके फॉर्मेट में आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, जैसे जो भी डेजिग्नेशन यहाँ पे है वो डेजिग्नेशन यहाँ पे फिल होगी। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द सेम, मैं उसी के लिए, आप यहाँ पे पोस्ट नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे पोस्ट लिख लिया है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं उसके लिए जो ये पोस्ट है उसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। देन लीव अ लाइन, चेंज द पैरा, I am an inspiring youngster with a
प्लीजिंग पर्सनालिटी, ये सारे जॉब एप्लीकेशन आप लिखोगे मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मैं अमीएबल नेचर का हूँ, मैं बहुत ही मिक्सिंग नेचर का हूँ। देन आई एम एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मतलब मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, आगे ग्रो करना चाहता हूँ, ये सबको लिखना है। यंगस्टर, जनरली क्योंकि जब हम जो एज लिखेंगे वो वही एज होगी 25 से 30 के बीच में जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये लिखना है। यंगस्टर द प्लीजिंग पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी बहुत अमीएबल है, ठीक है। तो वो आपको ये लाइन, इससे क्या होगा, थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। अब यहाँ पे आप जैसे लेडी है तो लेडी लिखना चाहते हो, यूपीआर फीमेल लिखना रहेगा, लेडी ऑल्सो यूपीआर फॉर्म टाइम, यंग मैन लिखना चाहते हो, लिख सकते हो विद प्लीजिंग पर्सनालिटी। आई एम एनक्लोजिंग माई रेज्यूमे फॉर योर काइंड परयूजल, परयूजल का मतलब होता है रेफरेंस, मैं आपके रेफरेंस के लिए, आपको जानकारी के लिए अपना बायोडेटा, या जिसको रेज्यूमे कहते हैं, जिसको करिकुलम वाइटे भी कहते हैं, वो मैं अटैच कर रहा हूँ। I shall be available for the interview on any day at your convenience. आप जब भी बुलाएंगे मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगा। If given a good chance, change the para now. This is the third para. If given a good chance, I assure you of utmost devotion and sincerity. अगर मुझे चांस मिला तो मैं डिवोशन से काम करूंगा, utmost मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से काम करूंगा, सिंसियरिटी से काम करूंगा, केयरलेस नहीं बनूंगा। तो ये सब आपको प्रॉमिस करना है। होपिंग इन एंटिसिपेशन, ये इसी थर्ड पैराग्राफ में आएगा। होपिंग इन एंटिसिपेशन का मतलब होता है आई एम होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, आई एम होपिंग फॉर द कॉल फ्रॉम योर साइड। ओके, तो होपिंग इन एंटिसिपेशन लिखना है आपको, या आप लिख सकते हो होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, ठीक है, होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिप्लाई, ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। देन लीव अ लाइन, फिर लिखेंगे योर्स ट्रूली। उसके बाद हमको लिखना है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है आपको, जॉब एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको ये एनक्लोजर जरूर लिखना है। एनक्लोजर ये 2 लाइन छोड़ोगे आप अपने सिग्नेचर के बाद, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए ऐसे लिखा है मैंने, यहाँ पे तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका नाम आ जाएगा, और उसके बाद 2 लाइन छोड़ के आपको लिखना है एनक्लोजर। आपने क्या एनक्लोज किया है, करिकुलम वाइटे एनक्लोज किया, वही सेम चीज़ होती है, रेज्यूमे है, करिकुलम वाइटे है, बायोडेटा। तो रेज्यूमे लिखो, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट्स, अगर आप सर्टिफिकेट्स की कॉपी भी लगा रहे हो साथ में तो आपका बहुत मेरिटोरियस परफॉर्मेंस है, आपके अच्छे परसेंटेज है, आप लगा सकते हो सर्टिफिकेट्स की कॉपी उसके साथ में अपने बायोडेटा। जनरली आजकल नहीं लगाते हैं, आजकल सिर्फ सीवी ही देते हैं, फिर जब इंटरव्यू कॉल आता है तब वो ये जो कॉपीज हैं वो साथ में लेके चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है जॉब एप्लीकेशन का। नाउ वी विल फिल दिस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक बहुत शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म तरीके से हो सकता है। एक टेस्टिमोनियल कॉलम का जो जॉब आती है, जो एडवर्टीजमेंट आती है, वैसे एडवर्टीजमेंट बना के वांटेड करके ऐसे वो भी दी होती है, तो आप उसमें भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपका नाम क्या है, किस डेजिग्नेशन की, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना वाले हो, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर सिंपली ऐसे दिया होगा तो इसमें भी आपको कंपनी का नाम दिया हो सकता है। अगर कंपनी का नाम दिया है और आप जिस पर्सन को एड्रेस करने वाले हो ये एप्लीकेशन, उसका भी डेजिग्नेशन दिया है तो आपको वही यहाँ पे यूज करना है। आपको अपना सेल्फ एड्रेस दिया हुआ है, इस केस में आपको सेल्फ एड्रेस यहीं से क्वेश्चन से ही यूज करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में जितनी डिटेल्स है वो आपको वहीं से फिल करनी है, अगर नहीं दिए फिर आप अपने मन से लिख सकते हो। देन तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ था इसलिए मैंने ये एड्रेस लिखा है 70 MG रोड हैदराबाद, ठीक है। यू आर मनीष, मतलब नीचे से सिग्नेचर करेंगे और ब्रैकेट में जब नाम लिखेंगे तो मनीष लिखेंगे। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं दी हुई, जैसे जनरली 2 नाम दिए होते तो आप इसमें से कोई भी एक नाम यूज कर सकते हो। देन लीव अ लाइन, 15 मार्च, ये डेट वो है जिस दिन द डे ऑन विच यू आर राइटिंग योर एग्जाम। यही डेट आपको हमेशा लिखनी होती है आपके जॉब एप्लीकेशन में, अभी जब आप एग्जाम के लिए पर्पस से प्रिपेयर करें। उसके बाद अब जैसे ये कंपनी है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे ये कंपनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो इसका मतलब आप मैनेजर को लिखो, जनरल मैनेजर हो सकता है या सिंपली मैनेजर, तो यहाँ पे लिख लो द मैनेजर। कंपनी में मैनेजर ही होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं, मैनेजर। नेम ऑफ द कंपनी इज नॉट गिवन, इन दैट केस आप अपने मन से कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हो, किसी फर्म का नाम लिख सकते हो। ओके, आई विल राइट एपेक्स प्राइवेट
लिमिटेड। इसमें कहीं भी कोई पंक्चुएशन यूज नहीं करना, तो कॉमा फुल स्टॉप नहीं, ये तो लिमिटेड में आपके डॉट आता है लास्ट में क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इसलिए लिखा है, अदरवाइज आपको कोई डॉट कोई कॉमा एड्रेसेस वगैरह में यूज नहीं करना, ना तो सेल्फ एड्रेस है ना यहाँ एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये सिटी हो सकती है सेम हो या डिफरेंट भी हो सकती है, आप यहाँ पे राइटिंग हियर सेम सिटी। देन लीव वन लाइन, सो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आई विल राइट द डेजिग्नेशन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डेजिग्नेशन में फर्स्ट लेटर दोनों में कैपिटल आएगा, जितने भी वर्ड्स हैं सब में फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा डेजिग्नेशन में। फिर इसको अंडरलाइन नहीं करना, ऐसे ही रखना है। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूज़पेपर का नाम और वो हमको लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, हाईलाइट करके लिखना है और द जरूर लगाना है। यहाँ पे ये नाम दिया हुआ नहीं है, अगर न्यूज़पेपर का नाम दिया हो क्वेश्चन में तो आपको वही न्यूज़पेपर का नाम यूज करना है, नॉट गिवन आई विल राइट द टाइम्स ऑफ इंडिया। कॉमा, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यहाँ इसको लिखना है, द आगे जरूर लगाना है, फिर इसके नाम कैपिटल में लिखने हैं, उसके बाद इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है, फिर आपको बाहर कॉमा लगाना है, फिर डेटेड लिखोगे कौन सी डेट का है। तो आप जब अप्लाई करते हो तो जिस डेट को अप्लाई करते हो उसके एक दो दिन पहले का न्यूज़पेपर होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 मार्च 2000 अब ये जो डेट का फॉर्मेट है और ये डेट का फॉर्मेट है थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुपरस्क्रिप्शन PH लगाया है, ठीक है, थर्ड होगी तो RD लगाना है, फिफ्थ होगी TH लगाना है, सेकेंड होगा तो ND आपको सुपरस्क्रिप्शन लगाना है और ये कॉमा लगाना है यहाँ पे मंथ और ईयर के बीच में। ये लेटर के अंदर आप डेट इस फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है, बाहर तो ऐसे लिखा जाता है पर अंदर का फॉर्मेट यही रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफिस, फॉर द पोस्ट ऑफिस, अब यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखो, कौन सी डेजिग्नेशन है, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। ओके, सेंटेंस चेंज नाउ, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहूंगा। ओके, ये हो गया। आई एम एन एस्पायरिंग यंगस्टर विद प्लीजिंग पर्सनालिटी, मैं एस्पायरिंग यंगस्टर हूँ, तो वही मैंने आपको समझा दिया, जब हम फॉर्मेट समझा था वही सेम लाइन रिपीट करनी है। मैं बहुत ही एम्बिशियस हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग माय रिज्यूमे, ये सेम चीज इज ऑलवेज सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, नथिंग विल चेंज। तो आपने देखा कि कितना फॉर्मेट में एक लेटर आपने लर्न कर लिया है, अब कोई भी जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं, सिर्फ आपके डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, वो उनकी जो पोस्ट है वो चेंज होगी, अदरवाइज नथिंग विल चेंज। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग द जॉब एप्लीकेशन। ये है सिंपल जॉब एप्लीकेशन जो आपको लर्न करनी है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो इसके साथ अटैच करना बहुत ज़रूरी है, वो है रेज्यूमे या करिकुलर राइटिंग, कैसे लिखा जाता है वो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी विल सी हाउ टू राइट द रेज्यूमे। यस, सो दिस इज द रेज्यूमे, ये वो फॉर्मेट है जिसमें आपको रेज्यूमे पुटअप करना है। आंख बंद करके आपको ये सारे कॉलम्स रेज्यूमे में डाल देना है, ठीक है। अब आपको जब ध्यान रखना है जहाँ पे वो ये सारी डिटेल्स बने हैं, कॉलम आपको ऐसे ही बनाना है, इस तरह से एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए एक बॉक्स बना दो, उसके बाद एक्सपीरियंस, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस, सैलरी एक्सपेक्टेड, रेफरेंसेस, इसके अलावा आप हॉबीज और नेशनैलिटी वो भी लिखा जाता है, आपकी हॉबीज क्या है। रेफरेंसेस के पहले आप 2-4 कॉलम और ऐड कर सकते हो, जैसे हॉबीज लिख सकते हो अपनी, देन नेशनैलिटी लिख सकते हो, इंडियन। कभी कभी अगर क्या आप जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो नेशनैलिटी भी लिखी जाती है आपके रिज्यूमे या CV के अंदर। अब नेम, जैसे यहाँ पे मनीषी है, सरनेम दिया हुआ है, मन से मनीष सक्सेना लिख दिया। फिर रामलाल सक्सेना, उनकी फादर का नाम जरूरी है, अगर कोई लेडी है तो, अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नाम, अदरवाइज फादर का नाम लिखना है। देन डेट ऑफ बर्थ, अब खास ध्यान रखना है आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस जितने साल के लिखे हैं,
आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिस ईयर में आपने पास किया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे जैसे एकेडमिक ये एमटेक इन्होंने क्लियर किया है 2016 में, ठीक है। 12th पास, ये 12th क्लास पास किए 2009 में, तो 12th क्लास जब आप पास करते हो तब कम से कम आपकी एज जो है वो 16-17 रहती है। सो 17 ईयर्स अगर हम समझ रहे कि इस समय ये 17 ईयर्स के होंगे तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इससे 17 ईयर्स पहले की लिखी जाएगी। ऑलराइट, तो 2009 के हिसाब से इसमें से अगर आप 17 ईयर्स निकाल देते तो इनकी डेट ऑफ बर्थ हो जाती है 1992। यहाँ पे 4 नवंबर 1992, ठीक है। फादर्स नेम हो गया। एड्रेस दिया हुआ है आपके लेटर में, जो एड्रेस है वो आप एक सिंगल लाइन में वो इस पे लिखिए। कॉन्टैक्ट नंबर जरूरी है, रियल फोन नंबर नहीं लिखना है आपको इसमें। तो 10 डिजिट्स को आप कंप्लीट कर लो और इस तरह से आपको ऑलवेज यू गिव द कॉन्टैक्ट नंबर लाइक दिस, डोंट गिव द रियल टेलीफोन नंबर, ऑलवेज पुट क्रॉस फर्स्ट 4 डिजिट्स तक आप दे सकते हो। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जनरली 1 to 3 क्वालिफिकेशन ही होती है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पोस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपको लिखनी है। अब इसके बाद ये जो हम रिज्यूमे पढ़ेंगे करेंगे उसके बाद में आई विल गिव यू कि हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी होगी, उसके हिसाब से आप क्वालिफिकेशन फिल करें। यहाँ पे क्योंकि इंजीनियर की पोस्ट है इसलिए इन्होंने एमटेक किया हुआ, ठीक है। अगर टीचर की हो तो एमएड या बीएड किया हुआ होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हायर क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आपने 10th पास कब किया, 12th पास कब किया, बीकॉम कब किया या बीएससी कब किया, ये नहीं लेना है। आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है एमटेक। एमटेक फ्रॉम बालाजी इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंस्टीट्यूट का नाम जरूर देना है कि कहाँ से पास किया है। देन बीटेक किया था फ्रॉम बालाजी इंस्टीट्यूट हैदराबाद, सेम इंस्टीट्यूशन से इन्होंने ये इनका बीटेक भी किया। उसके बाद 12th पास की, 12th पास की थी सीबीएसई से फ्रॉम मार्टिन्स एकेडमी, ये स्कूल का नाम है हैदराबाद, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज का कॉलम है, आपको परसेंटेज आपका परफॉर्मेंस देना है किस साल में आपने पास किया। ऑलराइट, तो 2016 में ये एमटेक हो गए थे, मतलब अभी 2020 चल रहा है, तो 3-4 साल का इनका वर्क एक्सपीरियंस हम बता सकते हैं, ठीक है। अब इनका कैसे एक्सपीरियंस में आएंगे, 2 एक्सपीरियंसेस बताएं इन्होंने। वर्क विद उत्कर्ष कंप्यूटर फॉर 1 ईयर, 1 साल तक काम किया। अब चाहो तो ईयर भी दे सकते हो, 2016 में काम, ठीक है। 2016 में वहाँ पे काम किया था। जैसे ही डिग्री हो गई यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने जॉब की, उसके बाद सेकेंड वर्किंग, अभी काम कर रहे हैं पायनियर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के साथ सिंस 2017। 16 डाल दीजिए क्योंकि 16 में जॉब छोड़ा था, तो 16 में वापस आप फ्री नहीं हुए, आपने वापस तुरंत नया जॉब लिया था। सो वर्किंग विद पायनियर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद सिंस 2016, मतलब ये 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये काउंट हो गया। यानी 4-5 साल का एक्सपीरियंस, कभी भी आप किसी जॉब के लिए चाहोगे 4-5 साल का एक्सपीरियंस तो आपको बताना ही है। देन मैरिटल स्टेटस, ये भी जरूरी है, मैरिड हो अनमैरिड हो बताना है। देन सैलरी एक्सपेक्टेड, या आप लिख सकते हो सैलरी ड्रॉन, अभी कितनी सैलरी आपको मिल रही है वो भी आप लिख सकते हो। सैलरी ड्रॉन, दोनों में से एक लिखिए, या तो सैलरी एक्सपेक्टेड आप कितनी सैलरी चाहते हो, या फिर सैलरी ड्रॉन लिखिए आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो उनसे। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे लास्ट में ही लिखा जाता है, सबसे कंपलसरी है। आप हॉबीज नहीं लिखे चलेगा, नेशनलिटी नहीं लिखेंगे चलेगा, एक बार मैरिटल स्टेटस भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत कंपलसरी चीज़ है जो आपको लिखनी है। 2 रेफरेंसेस देने होते हैं, 2 ऐसे लोगों के नाम देने होते हैं जिनको ये कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं हमारे बारे में, हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारी वर्किंग एबिलिटीज़ के बारे में, हमारे कैलिबर के बारे में और हमारी सिंसियरिटी के बारे में। ये जो कहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ऐसे 2 नाम दे दें, किसी रिनाउंड पर्सन के दे दीजिए, किसी डॉक्टर का या आपके किसी प्रोफेसर का नाम दे दीजिए। और यहाँ पे इन्होंने दिया है दोनों ही पास्ट एम्प्लॉयर्स का नाम, जहाँ पे इन्होंने पास्ट में जॉब की है उनका नाम उन्होंने दिया है। पहला है मिस्टर उत्कर्ष शर्मा, प्रोपराइटर उत्कर्ष कंप्यूटर्स, ये जहाँ इन्होंने पहले जॉब की थी 1 साल के लिए, वो इनका रेफरेंस दे सकते हैं, वो इनके बारे में बता सकते हैं कि कैसे इंसान है, कैसा काम करते हैं ये और उनकी एबिलिटी क्या है। और सेकेंड पर्सन है मिस्टर रोहित विश्वास हैदराबाद, ये मिस्टर रोहित विश्वास, ये यहाँ पे इसका नाम आपको इसके साथ लिखना है, सिटी का नाम कंपनी के साथ। रोहित विश्वास मैनेजर पायनियर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद,
ये इसके मैनेजर है मिस्टर रोहित विश्वास। तो ये दो इन्होंने रेफरेंसेस दे दिए। 2 रेफरेंसेस कंपलसरी होते हैं किसी भी इंसान के देने। जो रिनाउंड इंसान हो उनके आप नाम लिख लीजिए, उनका डेजिग्नेशन लिख लीजिए, उनका ऑफिस का नाम, वो कहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये लिखना है, ये फॉर्मेट है पूरा रेज्यूमे का। और जब भी आप रेज्यूमे लिखते हैं उसको पूरा एनक्लोज करिए बॉक्स के अंदर। यू हैव टू ड्रॉ वन बॉक्स, ऐसे ही उसको फ्री नहीं छोड़ना है, एक बॉक्स के अंदर उसको पूरा एनक्लोज करना है रेज्यूमे को। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो कॉलम्स बनाए हैं मैंने, वो पूरी एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। नहीं कि आपने नेम का कॉलम तो यहाँ बना दिया, फिर इसका यहाँ बना दिया, डेट ऑफ बर्थ का यहाँ बना दिया, एड्रेस का यहाँ बना दिया, ऐसे नहीं करना है। ये जो कॉलम्स आएंगे वो एक ही लाइन में आएंगे, इनका अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए आपके बायोडाटा के अंदर। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप चाहे तो इनको बोल्ड में लिख सकते हैं, कैपिटल में, अगर आपकी कैपिटल हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप इनके ये जो हेडिंग से पूरे बोल्ड में लिख सकते हैं, या एवरी टाइम फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे ऐसे, ठीक है। दिस इज द वे टू राइट अ रेज्यूमे। यहाँ तक आपका जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है लेटर टू एडिटर से, लेकिन इसकी सबसे जो मेन प्लस पॉइंट है वो यही है कि आपको एक ही याद करना है और वो सब जगह आपको काम में आता है। सिर्फ आप कहीं अटक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो वो आ सकती है। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने कहा फिक्स करके रखो कि 25 से 30 के बीच का इंसान है और उसके 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस आपको बताना है। मेन जिस चीज जहाँ पे आप अटक सकते हो वो है उसकी क्वालिफिकेशन। ये जो क्वालिफिकेशन है, ये डिग्री कौन सी लिखनी है, यहाँ पे आप अटक सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, दैट आई एम गिविंग यू। Once you take this down or you can take the screenshot and then we are writing the qualification for each designation. वो आप नोट कर ले, वो बहुत ज़रूरी है। Then your job application will be, you will be well versed with job application. आप पूरी तरह से समझ जाएंगे job application कैसे लिखनी है and then you will be able to get full marks in job application. Okay, so take the screenshot down. फॉर्मेट के अलावा ये आपको लर्न करना है। एक तो फॉर्मेट लर्न करना है, रेज्यूमे लर्न करना है, ठीक है। देन यू हैव टू सी ये हर डेजिग्नेशन के लिए, हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको अपने रेज्यूमे के अंदर नोट करना है। टेक्निकल जॉब, कोई भी टेक्निकल जॉब हो, इंजीनियर का हो या कोई ऐसा टेक्निकल जॉब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, इन दैट केस आपको यहाँ पे BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक या ME या MTech इससे कोई भी एक डेजिग्नेशन होता है। ये हाईएस्ट, ये जो होता है ये हाईएस्ट डेजिग्नेशन होता है। तो ये अगर आप लिखा है तो आपको फिर BE भी लिखना पड़ेगा। अगर आपने ME लिखा है तो आपको BE भी लिखना पड़ेगा। अगर आपने MTech लिखा हुआ है तो BTech, जैसे हमने लास्ट अभी एग्जाम्पल में लिखा था, तो अगर आपने MTech लिखा है तो आपको BTech का भी लिखना पड़ेगा। और अगर आप BTech लिखा है तो फिर आपको MTech की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हाईएस्ट डेजिग्नेशन लिखा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे लोएस्ट की तरफ आता है। देन लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के लिए अगर पोस्ट है तो BLib, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी, दोनों में से एक। ये हायर है, ये उससे लो डेजिग्नेशन। देन मैनेजर है तो BBA या MBA। अभी आजकल BBA वालों को तो कोई जॉब नहीं देता है, तो डायरेक्ट आपको MBA लिखना है। मैनेजर सेल्स मैनेजर हो सकता है, यानी मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर हो सकता है, या फाइनेंस मैनेजर हो सकता है। तो जिस मैनेजर की पोस्ट है, डेजिग्नेशन अभी पोस्ट आप भरने जा रहे हैं, उसके लिए उसके हिसाब से आपको लिखना है। जैसे आपने MBA लिखा तो ब्रैकेट में आपको मार्केटिंग लिखना है, अगर मार्केटिंग मैनेजर के लिए पोस्ट खाली है, ठीक है। अगर फाइनेंस मैनेजर के लिए जगह खाली है तो आपको ब्रैकेट में आपकी जो पोस्ट है MBA अपने कहाँ से की है, उसके बाद MBA के पास में आप लिखोगे फाइनेंस, या ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। क्लर्क के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए है तो BCom M.Com चलता है, ठीक है। छोटा मोटा आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आप पास में PGD में से छोटा मोटा कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आप पास में बता सकते हो, या आपने अगर टाइपिंग वगैरह सीखी है तो उसकी स्पीड वगैरह लिख सकते हो। देन डॉक्टर, अगर डॉक्टर है तो उसके लिए MBBS, MD, MS, दिस इज द हाईएस्ट वन, ठीक है। अगर आप ये लिख रहे हो तो फिर आपने MD कहाँ से किया था, MBBS कहाँ से किया, वो भी लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट सिर्फ MBBS लिख रहे हो तो फिर इनकी लिखने की जरूरत नहीं। देन लैब टेक्नीशियन, BSc, B फार्मा, D फार्मा, B फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी, DMLT, ठीक है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज़ें आपने कोई भी एक इसमें से डेजिग्नेशन आपको लिखनी है। देन स्टाफ नर्स है तो GNM या BSc नर्सिंग, दोनों में से। टीचर है तो BCom, B.Ed, ये दोनों, ये तो लिखना ही है साथ में। B.Ed के साथ में दिस इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसके साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। M.Ed
और मॉन्टेसरी, छोटे बच्चों की प्राइमरी टीचर्स के लिए मॉन्टेसरी होता है, हायर क्लासेस के लिए एमएड जरूरी होता है, ये बीएड। इसके साथ में आपको बीकॉम एमकॉम, अगर एमएड लिख रहे तो आपको उसमें एमएससी एमकॉम ऐड करना है, ठीक है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये तो रहेगा, इसके साथ में ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, इसलिए मैंने प्लस डाला है। प्लस डाला है मतलब यहाँ पे आपको बीकॉम एमकॉम या एमएससी जो भी आपका है वो तो लिखना ही है, उसके साथ में ये क्वालिफिकेशन रहेगा। देन प्रोफेसर और लेक्चरर होता है तो एमएससी एमएड और पीएचडी। इसके साथ एक और डेजिग्नेशन जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए फिर आपको लिखना है आपने एमकॉम किया है, सीए किया है या सीडब्ल्यूए किया है, इनफ है, सीए तक इनफ है, एमकॉम किया है और सीए किया है। एमकॉम वाला भी अकाउंटेंसी की जॉब कर सकता है, जरूरी नहीं वो सीए, ठीक है। सीए लिखा है आपने तो फिर आपको एमकॉम कहाँ से किया वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे डेजिग्नेशन है, इसके अलावा आपके और कोई डेजिग्नेशन नहीं है। तो ये सारी पोस्ट है जिसके लिए जॉब एप्लीकेशन आपके आ सकती है, तब आपको आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ये लिखना है। नोट डाउन दिस, लर्न देम प्रॉपरली so that you will never be stuck in a job application anywhere. Alright, thank you very much, keep learning.